ऐसे कुछ एक वर्ड्स हैं जिनको जितनी बार आप हर एक सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, हर बार इसका मीनिंग कुछ और ही निकल कर आएगा, खास तौर पे इंग्लिश में। हिंदी में तो आप हर बार लगना बोल देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने यूं कहना हो कि मुझे आज थोड़ी थकान लग रही है, या फिर आज क्या तुम्हें ठंड लग रही है, तो इन दोनों ही केसेस में आप कहेंगे फील। तो ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, आई फील अ बिट टायर्ड टुडे। आई फील अ बिट टायर्ड टुडे, पहले एग्जाम्पल के लिए। दूसरा, डू यू फील कोल्ड? डू यू फील कोल्ड? तो ये तो सबसे बेसिक सा है, और आप में से मैक्सिमम लोगों को ये पता भी होगा पहले से ही। अच्छा, अगले वाले पे चले, उसके पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो वो जरूर कर दीजिएगा। दूसरा मीनिंग देखते हैं। देखिए, जब आपको कुछ यूं कहना हो कि ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है, ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि कोई इंसान बड़ा परेशान परेशान सा लग रहा था, तो इन दोनों केसेस में आप सीम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। दूसरा एग्जाम्पल, वो आज कुछ परेशान लग रहा था, ही सीम्ड अ बिट अपसेट टुडे। ही सीम्ड अ बिट अपसेट टुडे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, या फिर अगला वर्ड देखते हैं जो आप लगना के लिए इंग्लिश में कह सकते हैं। यहाँ पहुंचने में मुझे 2 घंटे लगे, या फिर तुम्हें तैयारी में कितना समय लगेगा। इन दोनों ही केसेस में आप टेक का इस्तेमाल करते हैं। टाइम यहाँ पर मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, आपको टाइम अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला एग्जांपल है, यहाँ पहुंचने में मुझे 2 घंटे लगे, तो आप कहेंगे इट टुक मी 2 आवर्स टू रीच हियर। इट टुक मी 2 आवर्स टाइम टू रीच हियर कहने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो कह सकते हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, लेकिन उस केस में 2 आवर्स टाइम, तो उस केस में आवर्स के बाद आपको एक अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। सो इट टुक मी 2 आवर्स टू रीच हियर, बस इतना ही काफी है। तुम्हें तैयारी में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर यू टू प्रिपेयर। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर यू टू प्रिपेयर। अगला देखते हैं। इसमें आपको जब यूं कहना हो, इस जैकेट को खरीदने में 3,000 रुपए लगते हैं, तो मतलब जितने पैसे लगने की बात हो रही है, उस केस में फिर कुछ और ही मतलब निकल कर आएगा। इस होटल में ठहरने में बहुत पैसे लगते हैं, तो इन केसेस में आप कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट कॉस्ट 3,000 रुपीज टू बाय दिस जैकेट। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग ये गड़बड़ करते हैं। डॉलर साइन में, खासतौर पे रुपीज में तो आप सबको पता है कि जब भी आपको शुरुआत में जो साइन दिख रहा है, आप करेंसी वैल्यू पहले बोलते हैं और फिर उस करेंसी का नाम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप रुपीज 3,000 नहीं कहेंगे, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। सेम गोज फॉर डॉलर्स एज वेल, यू डोंट से $3,000। इट कॉस्ट $3,000, या फिर इट कॉस्ट 3,000 रुपीज टू बाय दिस जैकेट। इस होटल में ठहरने में बहुत पैसे लगते हैं। स्टेइंग एट दिस होटल कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी। स्टेइंग एट दिस होटल कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगला मीनिंग देखते हैं। देखिए, जब आपको कुछ यूं कहना हो, मरहम जख्म पर लगानी है, या फिर दीवार पर रंग ठीक से नहीं लगा, तो इस केस में अप्लाई का आप इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर आप इसका पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने बी अप्लाइड लिख दिया है, लेकिन अप्लाई की बात हो रही है यहाँ पर। सो द ऑइंटमेंट, मरहम, जख्म पर लगानी है, नीड्स टू बी अप्लाइड टू द वुंड। ऑन द वुंड मत कहिएगा, जख्म पर का मतलब ऑन हमेशा नहीं होता है। सो द ऑइंटमेंट नीड्स टू बी अप्लाइड टू द वुंड। दीवार पर रंग ठीक से नहीं लगा, द पेंट डिडंट अप्लाई वेल ऑन द वॉल। द पेंट डिडंट अप्लाई वेल ऑन द वॉल। अगला मीनिंग देखते हैं। अगला मीनिंग कहता है कि जब आपको कुछ यूं कहना हो कि उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लग गया, या फिर नए नियमों के तहत पाबंदियां लग गई हैं। तो जब कभी भी कोई लॉ से रिलेटेड कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है या जुर्माना लग जाता है, तो उस केस में आप इम्पोज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अ फाइन ऑफ 500 रुपीज वॉज इम्पोज ऑन हिम। अ फाइन, जो जुर्माना है, उसकी अंग्रेजी फाइन हो गई, और 500 रुपीज वॉज इम्पोज ऑन हिम। ये ध्यान दीजिएगा कि 500 रुपीज हो या फिर 500 करोड़ रुपीज हो, हमेशा ये प्लूरल ही, सॉरी सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है। तो अ फाइन ऑफ 500 में तो वैसे अ फाइन जो है, ये वाला वर्ड हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर 500 सिर्फ आता, 500 वॉज इम्पोज ऑन हिम, एक एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं, ऑब्वियसली ये तो बड़ा ऑकवर्ड सा स्ट्रक्चर हो जाता फिर, लेकिन उस केस में भी आप वॉज ही कहते। फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपीज इज टू मच फॉर दिस जैकेट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल कीजिएगा। नए नियमों के तहत पाबंदियां लग गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड अंडर द न्यू लॉ। लग गई हैं, इम्पोज्ड, सो रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड अंडर द न्यू रूल्स। और ये आखिरी वाला है, जब आप कुछ यूं कहना चाहते हैं कि उसके जाते ही डर लगने लगा, या फिर अंधेरा होते ही बच्चों को अकेलापन लगने लगा, तो इस केस में आप
इमोशन वाली बात है तो स्टार्ट टू फील का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, फील हमने सबसे पहला भी कवर किया था, तो वहाँ पर हम सीधा-सीधा फील कह रहे थे, लेकिन जब ऐसा कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस की शुरुआत की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप स्टार्ट टू फील का इस्तेमाल करते हैं। उसके जाते ही डर लगने लगा। आई स्टार्टेड टू फील अफ्रेड एज़ सून एज़ ही लेफ्ट। I started to feel afraid as soon as he left. अंधेरा होते ही बच्चों को अकेलापन लगने लगा. As it got dark, the kids started to feel lonely. As it got dark, the kids started to feel lonely. अब ऐसे कोई भी और वर्ड का अगर आपको इंग्लिश देखना है और वो भी मल्टीपल अलग-अलग वर्ड्स, मल्टीपल अलग-अलग वर्जन्स, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके लिए आप या तो कमेंट में वो वाला वर्ड लिख दीजिए या फिर लिखिए आई वांट मोर। और जाने से पहले क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आपको भी पता है ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।